हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वसुंधरा जाकर उस आईने के सामने खड़ी हो गई और वो उस आईने में देखी हुई मुस्कुरा रही थी, जिसमें उसे अपना अक्स नजर आ रहा था। लेकिन उसके अलावा वसुंधरा को उसमें कुछ और भी नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो खुश हो रही थी। वीरेश ने वो आईना देखा, जो कि बिल्कुल भी पुराना नहीं लग रहा है, वहां के बाकी सामान की तरह। और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे आईने की रोज ही साफ सफाई होती है, क्योंकि उस पर जरा सी भी धूल मिट्टी नहीं थी। और उसे कमरे में बिना किसी रोशनी के भी उसे शीशे की चमक काफी तेज थी। वीरेश भी वहां पर आया और वो वसुंधरा की पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने शीशे में देखा तो उसे अपना और वसुंधरा का अक्स नजर आया, लेकिन फिर उसके साथ ही उसे कुछ और भी नजर आया, जो कि बस एक पल के लिए था। वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा से खोली और तब तक कि वो सब एकदम गायब। और फिर से उसका और वसुंधरा का अक्स ही उस आईने में साफ नजर आ रहा। राजकुमारी, चलिए वापस यहां से, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है और ये आईना भी कुछ तो रहस्य है। क्या आपको इस बारे में पता है? क्योंकि मुझे ये साधारण आईना नहीं लग रहा। इतना बोलते हुए वीरेश वसुंधरा को वहां उस कमरे से बाहर निकाल लाया, जबकि वसुंधरा का वहां उस कमरे से बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वसुंधरा को भी आज पहली बार ही उस आईने में कुछ ऐसा अजीब सा लगा। अब तक वो उसे एक साधारण शीशा ही समझती थी। कुछ घंटे बाद, आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी और अभी भी बहुत ज्यादा अंधेरा। राजमहल में सारे लोग बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। रात के लगभग तीसरे पहर एकदम से तेज आवाज हुई, जिसकी वजह से उन सभी की आंखें खुल गए। और वो आवाज सुनते ही पहरेदार और सारे सिपाही तुरंत ही इधर से उधर भागने लगे और काफी सारी मशालें जला दी गईं, जिससे कि वहां पर रात के उसे वक्त रोशनी हो गई। वो तेज आवाज राजमहल का दरवाजा टूटकर गिरने की वजह से थी, जिस पर एक बहुत ही बड़ा आग का गोला आकर लगा था। और वो बहुत ही बड़ा और भारी दरवाजा अब उसे पर आग लगी हुई थी और वो वहां पर महल के अंदर की तरफ गिर पड़ा था, क्योंकि बाहर की तरफ से हमला हुआ था। पूरे महल में भगदड़ मच गई, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो हमला कब, कैसे और कहां से हुआ, क्योंकि युद्ध के नियमों के हिसाब से सूरज ढलने के बाद कोई भी हमला नहीं किया जाता है। लेकिन इस तरह से पीठ पीछे सबके सोते वक्त वार करना बुज़दिल की निशानी होती है। लेकिन इन सब बातों पर अभी वक्त नहीं था। सेनापति भागते हुए राजा की तरफ आया और एकदम हाँफते हुए बोला, महाराज, महल पे हमला हुआ है। हमें सबसे पहले महारानी, राजकुमारी, राजकुमार और आपकी सुरक्षा का इंतजाम करना है। राजा ने तुरंत ही सेनापति की बात का जवाब दिया, नहीं, हमारी कोई सुरक्षा नहीं। हमें आक्रमण करने वाले का सामना करना है। हम स्वयं राजा हैं और इस तरह से छिपाना हमें शोभा नहीं देता। हमें सेना को आगे करके अपनी सुरक्षा के बारे में कभी नहीं सोच सकते। हमारे अस्त्र तैयार करो। इतना बोलते हुए राजा वहां से आगे चले गए। बाकी सारे लोग भी उनके पीछे आए और अब तक वसुंधरा भी अपने कमरे में वापस आ चुकी थी और वो सारी हलचल देखकर वो परेशान हो गई। चंद्रिका की भी आंख खुल गई थी। वो राजकुमारी के साथ वाले कमरे में ही सोती है, क्योंकि उसे पूरे दिन राजकुमारी के साथ रहने की अनुमति है, लेकिन रात को उसे अलग ही सोना होता है। और वो खुद भी राजकुमारी के साथ रात के वक्त रहना नहीं चाहती, क्योंकि हमेशा ही उसे रात के वक्त वसुंधरा के आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। और वसुंधरा के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जिससे राजा रानी उसे बचाना चाहते हैं। नदी के किनारा बना हुआ राजा का वो महल बहुत ही ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी इस तरह से अचानक हमला होने की वजह से महल के अंदर मौजूद सारे लोगों को महल की चार दीवारी एकदम हिलती हुई महसूस हुई और ऐसा लग रहा था जिसके दरवाजे के टूटने के बाद अब कोई भी उसे महल में सुरक्षित नहीं है और दुश्मन कभी भी दरवाजे से अंदर जाकर उन सभी को बंदी बना सकते हैं या फिर उन लोगों को जान से भी मार सकते हैं। ये बात सोचकर सभी दहशत में थे। रानी कादम्बरी अपनी खास सेविका सुरभि के साथ भागते हुए वसुंधरा के कमरे में आईं और चंद्रिका भी अब तक वहां पर आ गई थी। राजा ने लगभग 200 सैनिक वहां वसुंधरा के कमरे के आसपास खड़ा कर दिया और वीरेश उन सभी का नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि वो वसुंधरा को एक खरोच भी आने नहीं दे सकता। और अब तो वसुंधरा के साथ रानी और चंद्रिका भी वहां पर उसे कमरे में थीं और उन सब की जिम्मेदारी भी वीरेश पर ही थी, जिसकी मदद के लिए सैनिक और महल के काफी सारे लोग वहां पर मौजूद थे। समर भी अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने पिताजी तरफ आता हुआ बोला, पिताजी, क्या इस राजा ने इस तरह से हमला किया है?
लेकिन अभी तो उनकी सेवा दूर थी ना, तो फिर अचानक से कैसे? एक ही रात में वो लोग हमारे महल के इतना नजदीक पहुंच गए और उन लोगों ने बिना किसी के कारण के हमले भी कर दिया। अब ये तो वही लोग जाने ऐसी क्या दुश्मनी है उनकी हमसे कि युद्ध के मैदान में युद्ध ना करने के बजाय इस तरह रात को सोते वक्त पीठ पीछे हमला कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चलो हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, जिससे कि कोई दोबारा हमारे राज्य की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत न करे। राजा महेंद्र प्रताप ने बहुत ही हिम्मत और जोश के साथ ये बात तेज आवाज में बोलते हुए कहा। कहानी जारी है। किसने हमला किया है इस तरह से महल पर रातों रात, और क्या राजा अपने राज्य को बचा पाएगा? और क्या है उस कमरे और उस आईने का रहस्य? आखिर ऐसा क्या नजर आया वीरेश और वसुंधरा को उस आईने में? जानने के लिए पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 54। महल से बाहर निकलकर जाने से पहले महाराज ने वीरेश को समझाते हुए कहा, वीरेश, तुम्हारी सहायता और तुम्हारा आदेश मानने के लिए ये सारे सिपाही यहाँ पर ही रहेंगे, और मेरे परिवार की सुरक्षा अभी तुम्हारे हाथ में है। इन सब की रक्षा के लिए तुम्हें जो भी करना है तुम वो करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन रानी और राजकुमारी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। राजा की आंखों में देखते हुए वीरेश ने बहुत ही मजबूती से कहा, जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, और अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो अपनी जान देकर मैं राजकुमारी और राज परिवार की रक्षा करूंगा, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य और धर्म है। इस बात को बोलते हुए वीरेश की आंखों में गंभीरता एकदम साफ नजर आ रही है। राजा को भी उस पर पूरा विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन राजा का विश्वास वीरेश पर नहीं, लेकिन उसके गुरुजी पर है, जो उन्हें पूरा विश्वास दिलाकर वीरेश को यहाँ पर छोड़कर गए थे और वसुंधरा को उसकी निगरानी में रखने के लिए कहा था। राजा सेनापति और बाकी सिपाहियों के साथ वहां से बाहर आ गया, और उनके वहां से जाने के बाद वीरेश एकदम ही पीछे की तरफ मुड़ा और उसने तुरंत ही अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू किया। उसकी आंखें चमकने लगी थी और वो धीमी आवाज में मन ही मन कोई मंत्र पढ़ रहा था। तभी उसने एकदम से अपनी आंखें बंद किया और उसके आसपास चारों तरफ एक हल्के सुनहरे रंग का घेरा बन गया था, जो कि वीरेश के साथ साथ उस कमरे को भी घेरे हुए था जिसके आगे वो खड़ा था। वहां पर खड़े सैनिकों को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सब सिर्फ एक साधारण सैनिक थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वीरेश को अपने आसपास बहुत कुछ महसूस होने लगा था। अब तक तो वो ये समझ रहा था जैसे कि राजा के दुश्मन ने उन पर हमला किया है, लेकिन अभी उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था, और वो समझ गया कि महल की तरफ कोई तो खतरा बढ़ रहा है, और ये अनजान खतरा जिससे अब तक उसका सामना नहीं हुआ है। लेकिन आज शायद उन दोनों शक्तियों का आमना सामना होने वाला, जिसके लिए वीरेश खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। कमरे के अंदर, माँ, ये सब क्या हो रहा है? हमें बहुत ही अजीब लग रहा है। और अचानक से आधी रात के वक्त, इस वक्त ये सब पिताजी और भाई सब लोग ठीक तो होंगे ना? वो लोग महल से बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या वो लोग हमारे साथ यहाँ पर ही नहीं रुक सकते? वसुंधरा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोली। चंद्रिका भी एकदम हैरान परेशान सी ही उसके पास ही वहां पर इधर से उधर चल रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेचैन है। लेकिन वसुंधरा की ये बात सुनकर चंद्रिका ने टहलना बंद किया और वसुंधरा के पास ही आकर खड़ी हो गई। रानी ने वसुंधरा को समझाते हुए कहा, नहीं वसुंधरा, वो लोग हमारे साथ यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि उनका फर्ज हमारे राजमहल और हमारे राज्य के लोगों को बचाना है। राजा का ये कर्तव्य होता है, और तुम्हारे पिता भाई दोनों को अपना कर्तव्य निभाना है, और साथ में हमारी रक्षा भी करनी है। इसके लिए तुम हमसे वादा करो, तुम हमारी अनुमति के बिना यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी। अपनी माँ महारानी कादम्बरी की बात सुनकर वसुंधरा एक टक बिना पलके झपकाए उनकी तरफ ही देखने लगी, और फिर उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। उसने अभी भी अपनी माँ का हाथ कैसे पकड़ा हुआ है, और इसी बीच महल के बाहर से आती वो भयानक आवाजें उसके दिल को जैसे चीर रही हैं, और उसे वो आवाजें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही हैं, क्योंकि ऐसी आवाजें अपने बचपन से लेकर आज वो पहली बार ही सुन रही है, क्योंकि जब से वो बड़ी हुई है तब से आज पहली बार ही उनके राज्य पर इस तरह से हमला हुआ है। इसलिए उसे इन सब की बिल्कुल भी आदत नहीं है, और वो लगभग रोने वाला जैसा मुंह बनाकर बैठी है। वसुंधरा को देखकर समझ नहीं आ रहा कि वो डरी हुई है या फिर परेशान, लेकिन फिर भी चंद्रिका उसके पास बैठी और चंद्रिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, राजकुमारी, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर हैं ना आपके साथ, आपको कुछ भी नहीं होगा। हमें अपनी चिंता नहीं है चंदा, हमें सबकी फिक्र है।
हम नहीं चाहते कि हमें बचाने के लिए किसी को भी कुछ हो। इससे तो अच्छा होगा अगर वो लोग हमारे लिए इस तरह से हमला कर रहे हैं तो फिर सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचे, बाकी किसी को नहीं। वसुंधरा ने बहुत ही ज्यादा समझदारी दिखाते हुए ये बात की तो चंद्रिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और रानी कादंबरी ने भी उसकी बात सुन ली। उन्होंने वसुंधरा को डांटते हुए कहा, वसुंधरा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे माता पिता, भाई और हमारी इतनी बड़ी सेना के रहते कोई तुम्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचा पाएगा। इसलिए इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें बस आप सब लोगों की चिंता है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ पहुंचे। वसुंधरा ने सिर नीचे झुकाकर अपनी तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर रानी माँ उसे और कुछ भी समझा रही हैं। तभी उस कमरे के अंदर एक अजीब सी तेज रोशनी हुई और सभी का ध्यान उस रोशनी की तरफ हुआ। वो सब लोग जो आपस में एक दूसरे को समझाते हुए बातचीत कर रही थी, सारी औरतें एकदम ही चुप हो गईं और तभी एक बड़ा सा सुनहरा गोला कमरे के एकदम बीच में होता हुआ छत से जा लगा और उससे उनके चारों तरफ एक बड़ा सुनहरा घेरा बन गया। लेकिन वो सबको नजर नहीं आ रहा था और उन्हें बस एक हल्की रोशनी थी वहां कमरे में नजर आई और ये देखकर उन सभी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उन सभी औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस बारे में सोचने लगी। वो सब परेशान होकर कमरे के एकदम बीच में आ गई और वहां पर कुल मिलाकर 4 लोग हैं, रानी कादंबरी, उनकी खास सेविका सुरभि और राजकुमारी वसुंधरा के साथ चंद्रिका। इसके अलावा बाकी सारी सेविकाएं वहां से दूर खड़ी हुई हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए। ठीक उसी समय वीरेश कमरे के अंदर आया और उन लोगों को ऐसे डरा सहमा हुआ देखकर उसने उन लोगों से कहा, अरे आप लोगों को ऐसे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए है और इसके रहते कुछ भी कोई काली शक्ति या कोई जादू आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन बस आपको उनको ध्यान रखना है कि जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता आप में से कोई भी इस कमरे के बाहर कदम ना रखें, क्योंकि मैंने इस कमरे की सुरक्षा में ही अपनी सारी शक्तियां खर्च कर दी हैं और अभी मेरा पूरा ध्यान भी इसी तरफ ही है। इसलिए अगर कोई भी इधर उधर जाता है तो उस पर मेरा ध्यान नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले राजकुमारी वसुंधरा को ही बचाऊंगा, जैसे कि आप सबको पता है। वीरेश की बात सुनकर रानी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यही तुम्हारा काम है, इसलिए तुम यही करो। बिना किसी झिझक के कहानी जारी है। किसने हमला किया है महल पर और कौन सी शक्तियों को महसूस कर पा रहे हैं वीरेश और वसुंधरा, और क्या है रहस्य उसे हर पत्थर का, और क्या वीरेश वसुंधरा की रक्षा करने में कामयाब हो पाएगा, और कैसे लगे हैं वीरेश को वो जख्म, जानने के लिए पढ़ते रहिए।